हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था ऑडिट रिपोर्ट और हम पढ़ रहे थे ओपिनियन पैराग्राफ। इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट का ये प्रथम क्या है, पैराग्राफ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट का प्रथम पैराग्राफ का नाम क्या है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ है वो कहलाता है ओपिनियन। दूसरी बात इसकी मैंने आपको बताई थी, अलग से क्या होगी, हेडिंग होगी, और उस हेडिंग यानी कि जो इसका शीर्षक होगा उसका नाम क्या होगा, ओपिनियन होगा। और कल मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ओपिनियन में कितने पैराग्राफ होंगे, 2। यहां तक की बातें अपन पढ़ चुके थे। पहले पैराग्राफ का नाम क्या बताया था मैंने आपको, परिचय, इंट्रोडक्शन। और दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया था मैंने आपको, राय। राय में आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं कि कौन से शब्दों का यूज किया जाएगा। अंकेक्षक अपनी राय में कौन से शब्द यूज करेगा। अंकेक्षक ये कहेगा कि मेरी राय में वित्तीय विवरण सत्यमुचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, बस। इसके अलावा इसको कुछ नहीं लिखना। अगर वो सत्य वर्ड यूज नहीं करना चाहे तो एक और ऑप्शन दे दिया गया है आज की डेट में कि मेरी राय में वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण अर्थों में उचित तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं। एक ही बात है, और दोनों ओपिनियन कैसी मानी जाएगी, क्लीन। अब आपको मैं बताता हूं इंट्रोडक्शन। ओपिनियन पैराग्राफ का जो पहला पैराग्राफ है, ओपिनियन का जो पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ किसका है, इंट्रोडक्शन का। अब इसकी लैंग्वेज देखो हम क्या लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में टोटल मिला के कितने पॉइंट आएंगे, 5 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये, कोई भी ऑडिटर जो ऑडिट करेगा वो ये लिखेगा कि हमने अंकेक्षण कर लिया है। क्या लिखेगा ऑडिटर, कि हमने या मैंने। मैंने का मतलब समझ गए। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो मैंने, पार्टनरशिप फर्म है तो हमने अंकेक्षण कर लिया है। ये बात लिखनी अनिवार्य है कि हमने अंकेक्षण कर लिया है। अच्छा, लैंग्वेज कैसी होगी, इसकी ड्राफ्टिंग भी बताता जा रहा हूं। ये आपका ओपिनियन पैराग्राफ है और ओपिनियन का पहला पैराग्राफ है। हेडिंग क्या दोगे आप, ओपिनियन। अब यहां लैंग्वेज देखो क्या लिखोगे। यहां पे ऑडिटर कैसे स्टार्ट करेगा, वी हैव ऑडिटेड, वी हैव ऑडिटेड। ये लैंग्वेज लिखनी मस्ट है कि हमने अंकेक्षण कर लिया। आप किसी भी कंपनी की, किसी भी पर्सन की, किसी भी एचयूएफ की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देखो। सर हम कहां से देखें, गूगल है ना, गूगल पे इतना सा टाइप करो कि साहब ऑडिट रिपोर्ट ऑफ रिलायंस लिमिटेड, तो आपके आ जाएगी, डाउनलोड कर लो और उसका फॉर्मेट देखना आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। यानी कि ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है। चाहे रिलायंस की रिपोर्ट उठा लो, चाहे टाटा की उठा लो, चाहे सर्जन इंस्टीट्यूट की उठा लो, चाहे एक लाला जी की दुकान की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो, कोई भी हो, XYZ। क्यों नहीं कराएंगे ऑडिट, कंपनी है भाई, करानी मैंडेटरी है, कानून हमारे हाथ में थोड़ी है। सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है और प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण किया जाना क्या है, हमारी इच्छा हो या नहीं हो, मैं तो करानी पड़ेगी ऑडिट। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कौन सी पेशेवर सेवाएं दे रहा हूं भाई, पढ़ाना कब से पेशेवर सेवाएं हो गई। इसके लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता है पढ़ाने के लिए, पेशेवर सेवाएं नहीं है। जो मैं सीए का काम करता हूं वो प्रोफेशनल होता है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। पढ़ाने में क्या है, आपको नॉलेज आप पढ़ाने लग जाओ। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ा रहे हैं। उत्कर्ष में कुछ टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, वो मनीष सर से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी है भाई, जिसमें नॉलेज आगे पढ़ा सकता है, उसमें प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत कहाँ है। तो क्या लिखोगे आप, बी हैव
ऑडिटेड। समझ में आ रहा है कि हमने क्या कर लिया है, अंकेक्षण कर लिया है, ये लिखना पड़ेगा। अरे बेटा समझ में, किसका अंकेक्षण किया आपने? कंपनी का थोड़ी होती है ऑडिट, कंपनी के कंपनी के वित्तीय विवरणों की। तो आपने ये बात तो लिखी नहीं कहीं, आपने कहा हमने अंकेक्षण कर लिया। अरे भाई किसका किया, तो उनके नाम लिखोगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वित्तीय विवरण के भाग के नाम जिनका आपने क्या किया है, अंकेक्षण किया है, जिन जिन की ऑडिट करी है उन सबके नाम लिखोगे। तो देखो ऑडिटर कैसे क्या लिखेगा, वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट, वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिनकी भी ऑडिट करी है आपने, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे नाम लिखोगे आप। बोलो दो बातें समझ में आ गई कि हमने अंकेक्षण कर लिया, इनका अंकेक्षण कर लिया है। समझ में आ रहा है बेटा? ये बैलेंस शीट किसकी है, ये बैलेंस शीट किसकी है जिसकी आपने ऑडिट करी है? नाम तो बताओ, लिखोगे कौन की ऑडिट करी है आपने, यानी कि उस नियोक्ता का क्या लिखोगे, नाम, जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, उसके बारे में लिखो कि हमने इसकी ऑडिट कर ली है। तो क्या लिखोगे, देखो, वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे संस्था के लिए लिखा जाता है, नहीं भी लिखो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बोले यहां तक समझ में आ गया क्या, क्लियर है? तो आपने क्लाइंट का नाम भी लिख दिया। अच्छा कौन से पीरियड की ऑडिट करी है आपने, कौन से पीरियड की ऑडिट करी है? अब ऑडिट तो 1 साल की होती है, तो आप कह रहे हो सर अभी जो 31 मार्च 2022 खत्म हुआ उसकी ऑडिट करी है, तो लिखो ये बात भी कि सब वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो उस अवधि का भी जिक्र करोगे जिस अवधि की आपने क्या करी है, ऑडिट करी है, उस पीरियड का भी जिक्र करोगे कि साहब हमने इस पीरियड की ऑडिट कर ली है। बोलो 4 पॉइंट समझ में आ गए? इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेगा ऑडिटर, कि हमने ऑडिट कर ली है, इन की ऑडिट करी है, इस क्लाइंट की ऑडिट करी है, इस पीरियड के लिए ऑडिट करी है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या ऑडिटर नोट्स टू अकाउंट्स को भी चेक करता है? नोट्स टू अकाउंट्स मनीष ने पढ़ा दिया क्या आपको ये? नोट्स टू अकाउंट्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं लेखों पर टिप्पणी, लेखों पर टिप्पणी। समझ में आ रही बात? जो कॉमर्स वाले हैं, आप कॉमर्स से उठा है? हाँ बताओ, कभी सुना है नोट टू अकाउंट्स के बारे में? फुट नोट के रूप में दिखाते हैं, पैरों में दिखाते हैं। अब बात वही हो ना, फुट नोट है, पैरों में दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं बैलेंस शीट के नीचे। वो तो समझ गया, मैं नहीं पूछता कहाँ दिखाते हैं, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है ये है? कोई जरूरी थोड़ी संदिग्ध दायित्व होंगे तो ही नोट टू अकाउंट्स आएगा। क्या चीज, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? डिटेल तो अनेक्जर्स में दी जाती है बेटा, शेड्यूल्स में दी जाती है, अनेक्जर्स में दी जाती है, नोट्स अकाउंट्स में डिटेल देने की क्या जरूरत है? आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, लेखों पर टिप्पणी का काम ऑडिटर का नहीं है। लेखों पर टिप्पणी तो जो लेखापाल है, जो लेखाकार है, जो अकाउंटेंट है वो तैयार करेगा, हम तो उसको चेक करते हैं कि आपकी टिप्पणी कैसी है। ये टिप्पणी क्या होती है बताओ, लेखों पर टिप्पणी क्या होती है? हाँ, और क्या समझाना जरूरी है?
देखो क्या होता है, मैं आपको बात बताता हूँ, और ये सत्य घटना है। सन 2002 की बातें हैं, जब मैं सीए करने आया, तो सब मैं ग्रामीण परिवेश से पढ़ा हुआ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, लेकिन अपने स्कूल में हम अच्छे थे। वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक, हाँ, अंधों में काना राजा, समझ रहे हो? तो हम हमारे हिसाब से सही थे। अब आगे कहाँ पढ़ने के लिए? जयपुर पढ़ने के लिए आगे साहब। और यहाँ पर साहब, जब हम पढ़ने आए तो आज तो बहुत सुविधाएं हो गई, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए। सीए में तो कोई बच्चों को तकलीफ ही नहीं आती, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। हमारे टाइम में ये सब नहीं था। हमारे टाइम पे इंस्टीट्यूट के नाम पे केवल एक ही इंस्टीट्यूट था, और वो था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई। जालाना डूंगरी में क्लास लगती थी। बजाज नगर में हमने फ्लैट लिया था, 5-6 दोस्त थे हम लोग, किराए पे फ्लैट लिया, वहां पे हम उसमें रुकते थे। और बजाज नगर से लेके जालाना डूंगरी लेफ्ट राइट करते हुए चल जाते। भाई उस टाइम जोश भी था, यूं लगता ही नहीं था कि दूर जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो इंस्टीट्यूट पहुंच जाते। वहां जाके मैं जब पहले दिन की बात बताता हूँ, मैं क्लास में जाके बैठा, मेरे सामने जो पहले टीचर आए थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है। मर्केंटाइन लॉ पढ़ाने के लिए आए मुझे सीए फाउंडेशन में, और नाम था उनका डॉक्टर आरएल नौलखा, जिनकी किताबें आती हैं नौलखा साहब की, ठीक है, जो यहाँ मधुबन कॉलोनी में ही रहते हैं। ये जो अपना बरकत नगर है ना, यहीं पे रहते हैं नौलखा साहब। तो वो पढ़ाने के लिए आए, टीचर साहब ब्रांडेड, क्योंकि उसकी तो किताबें चलती हैं। आया और आते ही सबसे पहले कहा गुड मॉर्निंग, ये तो समझ में आ गया मेरे। तो हम भी आगे आगे बैठते थे, गांव के बच्चे क्या होते हैं, आगे आगे जाके बैठते हैं, ठीक है ना? है? तो साहब आगे आगे जाके बैठे, सर जो ही आए, टेबल से उठे, पहले तो दोग दी। गांव के बच्चे रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। जाके दोग दी, और उनका गुरुजी प्रणाम। हमारा तो वही सिस्टम गुरुजी बोलने का। बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर रट लिया मैंने कि भाई गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग। फिर उसने स्टार्ट किया इंग्लिश में बोलना। एक शब्द उसने हिंदी में नहीं बोला पूरी क्लास में, एक शब्द, नॉन स्टॉप इंग्लिश टू इंग्लिश। एक शब्द बोर्ड पे हिंदी का नहीं लिखा, और हमको एक शब्द इंग्लिश का नहीं आए। मैं पहली क्लास में, जो पहली आगे आगे रो में बैठा था, दूसरी क्लास में पीछे पीछे जाके बैठ गया। शाम होते होते डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा बेटा तेरी पार नहीं पड़ेगी, और घर पहुंच गया। घर पहुंच गया, फिर पापा को मैंने कहा पापा ये मेरे बस की विद्या नहीं है, पता नहीं कौन सा कोर्स ज्वाइन करा दिया हमने। यहाँ तो मेरे को लगता था मैं बहुत होशियार हूँ, और वहां लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने टॉपर आए हुए थे। भाई पढ़ने पढ़ने कौन आएगा? जिसको जो कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे, तो वो सब पढ़ने वाले आए गए। तो हमारा तो कहीं नंबर ही नहीं था, और ऊपर से मीडियम का दिक्कत। तो मेरे पापा ने एक बात समझाई मुझे, बोले बेटा तू मालूम है दुखी क्यों हो रहा है? तू इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि तू तुलना कर रहा है, तू कंपैरिजन कर रहा है। किससे? दूसरों से। पर बेटा ये तो देख कि कंपैरिजन गधे और घोड़ों में नहीं होता, तू इस टाइम गधा है, और वो क्या है? घोड़े हैं। रेस अगर होती है, कभी देखे आपने रेस कि गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे हैं? रेस होगी या तो गधों की होगी या घोड़ों की होगी। तो मैंने कहा बेटा पहले तुलना करना हो ना, तुलना, तो लेवल को बराबर लेके आओ। पहले लेवल को क्या लेके आओ? बराबर लेके आओ। अब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, तो लेवल तो बराबर हो पहले, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब ये तो मैंने मेरी कहानी सुना दी। आपको दो कंपनियों की बैलेंस शीट दे दूं मैं, दो कंपनियों की क्या दे दूं, और मैं आपसे पूछूंगी विच वन इज द बेटर, किन दोनों में से बेटर कौन सी है? कैसे बताओगे बेटा? तुलना करेंगे। पर तुलना करने के लिए ये जरूरी है कि आप उनकी क्या पढ़ें? नोट्स टू अकाउंट्स। सर कैसे, हम समझे नहीं। ये आपके सामने दो बैलेंस शीट है, ये दो बैलेंस शीट है, ठीक है? ये एक्स कंपनी की है, ये वाई कंपनी की है। इस एक्स कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है 1 करोड़ की, तो इसने अपने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग करके कितने दिखा दी? 1 करोड़ की। इस वाई कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 80 लाख रुपए की, लेकिन उसका बाजार मूल्य जो है वो 2 करोड़ है, और ये अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को किस पे दिखा रही है? बाजार मूल्य पे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दिखा दी?
2 करोड़ की। बताओ कौन सी ज्यादा बेटर है, एक्स की वाई? आप कहेंगे सर वाई, क्योंकि उसकी तो 2 करोड़ है और इसकी 1 करोड़ ही है। अरे भैया इसने किस पे दिखाया है, इसने बाजार मूल्य पर दिखाया है, और इसने किस पर दिखाया है, लागत मूल्य पर। तो ये तो बताओ, जब तक ये नहीं बताओगे हम तुलना कैसे करेंगे? और ये सारी चीजें मैं कहां बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं कहां बताऊंगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। इसलिए लेखों पर टिप्पणी में हमेशा क्या आती है, लेखांकन नीतियां। क्या आती है? लेखांकन नीतियां। लेखों पर टिप्पणी में हमेशा क्या दिखाया जाता है, लेखांकन नीतियां। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये आपको मनीष सर या तो पढ़ा चुके होंगे या पढ़ा देंगे। बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। आप बताओ डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर करा दिया सर ने। डेप्रिसिएशन की कई तरह की विधि होती है, कोई 1-2 विधि का नाम बताओ सिकंदर। एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक क्या होता है, डब्ल्यूडीबी। अब आप तो लगा रहे हो एसएलएम से डेप्रिसिएशन और मैं लगा रहा हूं डब्ल्यूडीबी से, तो फिर तो चीजें चेंज होंगी ना। तो आप ये बताओ तो सही कि साहब हमारे यहाँ पे स्थायी संपत्तियों को एसएलएम पर डेप्रिशिएटेड किया गया है। तो ये जितनी भी टिप्पणी होती हैं, जो लेखांकन नीतियां होती हैं, वो कहां दिखाई जाती है, नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या ये वित्तीय विवरण का भाग है? क्या नोट्स टू अकाउंट्स वित्तीय विवरण का भाग है या ये अलग है? बताओ बेटा, अलग है? नहीं, ये मत समझना कि बैलेंस शीट पी&एल ही वित्तीय विवरण होते हैं, ये मत समझना। आपको मैं पहले भी ऑडिट में कई बार बता चुका हूं, वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है। 5 चीजें बताई थी, वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है। एज पर कंपनी एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीजें शामिल होती हैं बेटा। ये पांचों किसका भाग है, वित्तीय विवरण का ही भाग है। बोलो कौन कौन सी? बैलेंस शीट, पी&एल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक आपका चेंज इन इक्विटी। पर ये कंपनी के केस में है। चेंज इन इक्विटी मतलब समतांशों में परिवर्तन, कि भाई कंपनी के शेयर होल्डर चेंज हो रहे हैं तो उसका भी स्टेटमेंट बनेगा, समतांशों में परिवर्तन का विवरण, परिवर्तन का विवरण, कि पहले शेयर होल्डर कौन थे, आज शेयर होल्डर कौन है, उसकी एक स्टेटमेंट बनेगा, और वो भी वित्तीय विवरण का भाग है। समझ में आ रहा है? तो वित्तीय विवरण का भाग क्या क्या हो गया, आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता, नगद प्रवाह विवरण, लेखों पर टिप्पणी, और चेंज इन इक्विटी। तो बताओ ऑडिटर नोट्स टू अकाउंट्स की ऑडिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन आपको? क्या बोल रहे हो? अरे अरे, आप कहाँ की बात कहाँ ले गए? नोट्स टू अकाउंट्स को अगर आप कोई कागज का टुकड़ा समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब जो अकाउंट्स के ऊपर नोट डालना, आप उसको नोट्स, अपने नोट समझ गए? वो वर्किंग पेपर होते हैं बेटा। वो क्या होते हैं, वर्किंग पेपर। ठीक है, वर्किंग नोट्स कहते हैं उसको। वर्किंग पेपर कह दो या क्या कह दो, वर्किंग नोट्स। ये वो नोट्स है जैसे आप अपने नोट्स बना रहे हो। और ये नोट्स टू अकाउंट्स कोई नोट्स थोड़ी है। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब टिप्पणी, और ये वित्तीय विवरण का ही एक क्या है, भाग है। जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ये भी बनते हैं। समझ में आ गया? चलो बताओ, नोट्स टू अकाउंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, अंकेक्षक की या प्रबंधक की? बताओ किसकी जिम्मेदारी है? प्रबंधक बनाएगा ना, अंकेक्षक थोड़ी बनाएगा। अंकेक्षक तो उसको क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई आपने जो लेखांकन नीति अपनाई वो सही है या नहीं है। क्योंकि लेखांकन नीति अपनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कैसी पॉलिसी अपनाते हो वो आपकी पॉलिसी है। समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं आपको बताता हूं, मेरे साले के बेटे ने कल मुझे फोन किया कि पापा जी मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना चाह रहा हूँ, 5-7 दिन की छुट्टी आ रही है मेरी कॉलेज की, तो मैं चला जाऊं क्या? तो एक्चुअली क्या है, उसको अगर किसी को मना करना होता है ना, तो उसके पापा कहते हैं तेरे फूफा जी से बात कर ले।
अब वो मेरे से डरता बहुत है, उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा, और पूछा तो साहब मैंने उसको आधे घंटे तक लेक्चर दे दिया। मैं कहा तूने कॉलेज लेट ज्वाइन करी थी, तेरे मन में एक बार विचार नहीं आया कि मेरा बैकलॉग जो छूटा हुआ है मैं छुट्टियों में कवर कर लूं, और तेरे को एंजॉयमेंट की सूझ रही है। लेक्चर दे दिया, बेचारा चुप हो गया। ठीक है फूफा जी, रख दिया फोन। अब लेकिन कलाकार वो भी है, बोले फूफा जी की रीढ़ की हड्डी मेरे हाथ में है, समझ रहे हो। पता नहीं कब उसने अपनी बुआ से बात कर ली। मैं आज सुबह उठा, उठते ही मेरे को मेरी वाइफ कहती है आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोलो। बोलो वो बच्चा है। अब ये क्या है, बुआ बड़ी उसको लाड़ प्यार करती है। मैं कहा वो बच्चा नहीं है, अब तो उसको समझ। अरे एमबीबीएस कर रहा है, बच्चा कैसे हो गया। आप सोचो, अब महात्मा गांधी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है, फर्स्ट ईयर उसकी क्लियर होने वाली, वो बच्चा है। मैंने कहा पहले उसको पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। अभी वो अंतर्द्वंद चल रहा है, समझ रहे हो। उसकी जो, मेरी वाइफ की जो पॉलिसी है, वो बच्चों का हित अहित सोचती नहीं है, थोड़ी ममता में ही है। मैं थोड़ा सा इस मामले में कठोर हूं, ऐसा थोड़ी है। मैंने कहा बेटा मैं खुद घुमा के लाऊंगा तेरे को, लेकिन पहले रिजल्ट दे, पहले रिजल्ट दे, फिर घूम के मतलब मैं खुद भेज दूंगा तेरे को, तेरी टिकट बना दूंगा जहां जाना हो घूमे आना, लेकिन पहले रिजल्ट तो दो, फिर आप घूमो। तो देखो क्या होता है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। अब आपने क्या पॉलिसी अपनाई, वो सही है या नहीं है, ये आप तय नहीं कर सकते। ये कौन तय करेगा, हम तय करेंगे, एक स्वतंत्र व्यक्ति। और वो कहाँ जांच पड़ताल करता है, क्योंकि ये भी वित्तीय विवरण के भाग है और यहाँ पर ही लिखा दिया जाता है। लेकिन पांचवा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि ऑडिटर को लेखांकन नीति के ऊपर, लेखांकन नीति पर एक समरी भी देनी पड़ेगी। लेखांकन नीति पर क्या देनी पड़ेगी, समरी देनी पड़ेगी। और ये पॉइंट नंबर किस में आएगा, 5 में। यानी कि आगे कंटिन्यू, ऑडिटर क्या लिखेगा, वी हैव आल्सो एग्जामिन्ड, वी हैव आल्सो एग्जामिन्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, वी हैव आल्सो एग्जामिन्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। ये भी लिखे, मतलब कोई कमेंट इसके ऊपर भी किया जाएगा। बोलो पहला पैराग्राफ समझ में आ गया क्या। ओपिनियन में कितने पैराग्राफ बताए थे, 2। पहला कौन सा था, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में कितने पॉइंट हो गए, 5। और दूसरे में क्या थी, राय। राय के हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप राय में क्या शब्द यूज करोगे, कि मेरी राय में वित्तीय विवरण सत्यामुचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया सबके, क्लियर है। इसके बाद 3 पॉइंट हो गए। 3 के बाद में हम चौथा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप जो राय दे रहे हो, इस राय का आपको क्या देना है, आधार। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये टोटल कितने पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, 13 पॉइंट में आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि जो छठे नंबर पे उसको चौथे पे ले आओ, या चौथे को छठे पे ले आओ। सीक्वेंस बिल्कुल क्या है, फिक्स है। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट होगी, फॉर्मेट फिक्स है, कंटेंट फिक्स है। फॉर्मेट भी फिक्स है और कंटेंट भी फिक्स है। ये राय का क्या है, आधार है। फॉर्मेट भी फिक्स है और कंटेंट भी फिक्स है। राय का आधार पॉइंट नंबर 4 रहेगा। आप क्या लिखोगे, इसका नाम बेसिस ऑफ ओपिनियन, राय का आधार। अब इसमें ध्यान से समझना बच्चों, सबसे पहली बात कि ये इसे राय के तुरंत बाद दर्शाया जाता है, तुरंत बाद दर्शाया जाता है। तो बताओ ये कहां पर आएगा, ओपिनियन पैराग्राफ के बाद। समझ में आ गया। सबसे पहला पैराग्राफ क्या होगा, बताओ, ओपिनियन पैराग्राफ। उसके बाद कौन सा आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन। हाँ, ओपिनियन पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। अब चौथा पॉइंट है ये। तो सबसे पहले टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ओपिनियन, और ओपिनियन के बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन। इसकी भी एक अलग से क्या होगी, हेडिंग होगी। एक अलग से क्या दी जाएगी, हेडिंग। और हेडिंग का नाम क्या होगा, बेसिस
ऑफ ओपिनियन, राय का आधार। ऐसे होगा, देखो यूं एक हेडिंग बनेगी, बेसिस ऑफ ओपिनियन, और फिर इसमें एक पैराग्राफ जुड़ जाएगा, केवल एक पैराग्राफ आएगा बस इसमें। समझ में आ रहा है? रिपोर्ट का फॉर्मेट समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर हम ये 4 पॉइंट बताएंगे, हमें 4 आधार बताने हैं। ये हमारे राय के आधार होते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको ये थोड़ा बोर्ड पे डिटेल में समझा रहा हूँ, नोट्स में आप देखोगे तो खाली पॉइंट का नाम लिखा है, ठीक है? तो 4 आधार कौन से हैं? सबसे पहले ऑडिटर ये लिखेगा कि हमने जो अंकेक्षण किया है वो अंकेक्षण ऐसे के अनुसार किया है। ये हमारी राय का आधार है कि हमने हमारी मनमर्जी नहीं करी है, हमने जो भी ऑडिट की है किसके अकॉर्डिंग करी है, स्टैंडर्ड नहीं, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग को भूल जाओ, ऑडिट में क्या काम है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अनुसार की है। ये मेरी राय का आधार है। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, मैंने किसी को कोई राय दे दी और वो राय इनअप्रोप्रिएट थी, तो क्या मेरा दायित्व आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैं कुछ भी बोल दूं मेरा कोई दायित्व नहीं आए? हाँ, तो आधार ही गलत था ना, मेरा आधार ही गलत ले लिया मैंने, तो मेरा दायित्व आएगा। तो ऑडिटर ये भी कहेगा कि साहब मैं जो राय दे रहा हूं उसके लिए मेरे उत्तरदायित्व है, और उन दायित्वों के आधार पे मैंने अपनी क्या दी है, राय दी है। तो अंकेक्षक ये कहेगा कि मेरी राय का आधार मेरा दायित्व है, अंकेक्षक का दायित्व है। अभी करेंगे, रुको, यहां तक समझ में आ गया क्या? वो तो राय बनाने के आधार थे, ये जो मेरी राय बन रही है वो किस आधार पे बन रही है। अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि साहब जो राय मैंने बनाई ना, वो बनाई क्यों, हमने ऐसे के अनुसार ऑडिट करी, ये मेरा राय का आधार है। हमारा दायित्व है राय देना, और राय को लेकर कोई भी गड़बड़ हो गई तो हम उसके लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। फिर ऑडिटर कहेगा कि मैंने जो ऑडिट करी है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में की है, यानी कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है, उस आधार पे मैंने राय दी है। और आखिरी कहेगा कि साहब मुझे जो भी पर्याप्त एवं उचित साक्ष्य चाहिए थे वो मैंने प्राप्त कर लिए हैं, और प्राप्त करके मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से क्या है, मुक्त है, सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त है। तो जो आपने पढ़ा था वो तो एक ही पॉइंट है, ठीक है? तो ऑडिटर को हमेशा अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, कि मैं इस संस्था से क्या हूं, एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो आप ऑडिटर हो ही नहीं सकते। अंकेक्षक का मूल मंत्र है स्वतंत्रता, ये आपने कंपनी एक्ट में ही पढ़ा। आप कोई भी एक अयोग्यता बता दो, बेटा आप बताओ, कंपनी एक्ट आपने मेरे से पढ़ लिया, कंपनी अंकेक्षक की कोई भी एक अयोग्यता बता दो, कोई भी एक, कर्मचारी नहीं हो। अब आप इसका मुझे रीजन बताओ, क्योंकि कर्मचारी होगा तो स्वतंत्र नहीं होगा, पक्षपात करेगा। तो जितनी भी अयोग्यता पढ़ी ना अपने, सबका आधार एक ही तो था, क्या, कि अंकेक्षक कैसा व्यक्ति होना चाहिए। भैया आपने कहा कर्मचारी नहीं हो सकता, अधिकारी नहीं हो सकता, व्यवसायिक संबंध नहीं हो सकते, ठीक है, आप रिश्तेदार नहीं हो सकते, अंशधारी नहीं हो सकते, तो ये सब नौटंकी क्यों थी? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि आप कैसे व्यक्ति रहो, स्वतंत्र। और ऑडिटर अपने राय के आधार में लिखेगा। बोलो चौथा पॉइंट समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है इसको कहते हैं अपन गोइंग कंसर्न। ये आपको मनीष सर ने पढ़ा दी होगी, चालू व्यापार अवधारणा,
अकाउंट्स में अवधारणाएं कर ली क्या आपने? पढ़ा था आपने गोइंग कंसर्न? बताओ, गोइंग कंसर्न पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। आप नॉन कॉमर्स हो, चलो ये बताओ बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? पी एंड एल में और बैलेंस शीट में फर्क तो मालूम ही है ना? बैलेंस शीट के बैलेंस क्या अगली साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं? और पी एंड एल के बैलेंस क्या अगली साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं? नहीं होते। पी एंड एल में तो क्या होगा, नेट समरी आ जाएगी, कमाया की खोया, और ये आ जाएगा किसमें? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट के बैलेंस आगे क्या होते हैं? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि कंपनी या कोई भी संस्था बैलेंस शीट बनाती क्यों है? बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस की शीट, जो भी शेष हैं उनकी शीट बनाते क्यों, बताओ बैलेंस शीट। चलो छोड़ो, आप ये बताओ, ये बैलेंस शीट है, इसमें सन्ड्री डेटर्स आ रहे हैं, जानते हो ना इतना तो? सन्ड्री डेटर्स आ रहे हैं मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, और ये आ रहे हैं 20 लाख रुपए, इसका मतलब क्या हुआ? आप तो खाली ये बता दो। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स आ रहे हैं 20 लाख रुपए के, इसका मतलब क्या हुआ? असेट्स हो गई किसकी? असेट्स कैसी हुई ये बताओ? ये असेट्स क्यों है? लेने हैं सिकंदर, लेने हैं, पर मिल जाएंगे इसकी गारंटी है क्या? आप मान रहे हो? आप ये अज्यूम कर रहे हो कि लेने हैं? नहीं समझे? सामने वाला दे देगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर हम मान के चल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम जूनियर अकाउंटेंट क्यों बनना चाह रहे हैं? बताओ बेटा, क्यों बनना चाह रहे हो? भाई नौकरी मिल जाएगी। 99% बच्चों की सोच ये है कि हमारा भविष्य क्या होगा, उज्जवल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सामान जुटा रहे हो बरसों का, खबर नहीं है पल भर की, है कि नहीं है बताओ? पल भर की खबर नहीं है, बैठे बैठो की टिकट निकल गई कहीं होगी, ये फैक्ट है। बैठे बैठो की टिकट निकल जाती है। तो सर क्या ये सोच के साथ हम काम करना बंद कर दें? और चलो हमारी छोड़ो सर, हमारे से तो डबल उम्र के हो आप, 8 बजे आके पढ़ाने लग जाते हो, है संडे भी छोड़ते हो नहीं, आपका कौन सा भविष्य बाकी रह गया सर? हम ये मान के चल रहे हैं, अच्छा मुझे भी मालूम है मैं अमर नहीं हूं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कल तो नहीं मरेंगे, कल ही तो नहीं मरेंगे। इसी को तो गोइंग कंसर्न कहते हैं, कि हमारा व्यापार निकट भविष्य में, इसको क्या कहते हैं? फोरसिएबल फ्यूचर। क्या कहते हैं? फोरसिएबल फ्यूचर। फोरसिएबल फ्यूचर, निकट भविष्य में हमारा व्यापार क्या रहेगा? जारी रहेगा। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। यस, सुदृढ़ संस्था, आपने शुद्ध हिंदी बोल दी। अच्छा इतनी देर तक बल्ब नहीं जल रहा था ये हिंदी के चक्कर में। सुदृढ़ संस्था के साथ हमारी संस्था को चिरायु होने की आशीर्वाद है, यही ना? अब समझ में आ गया? पढ़ाया था अकाउंट्स वालों सर ने। अब मेरी बात सुनो, आपका अकाउंटिंग का टेस्ट ले लेते हैं आज। आपको मनीष सर ने 2 चीजें बताई होंगी। एक पढ़ाया होगा आपको आधारभूत और लेखांकन मान्यताएं। आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ध्यान से समझना बच्चों, ये अकाउंट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट में भी आ सकता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं कितनी होती हैं? वेरी गुड, कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? एक डायलॉग बता दूं, CAG। CAG, सी का मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जो आदमी अपनी बात से बार बार पलटता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। एक बार कमिटमेंट कर दो तो अपने आप की भी मत सुनना,
इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब संगतता, अर्थात सततता। सततता मतलब क्या है कि एक बार जो लेखांकन नीति अपना लो उसे बार बार चेंज नहीं करना, उसी नीति पे कंटिन्यू बढ़ना है जब तक कि अनिवार्य नहीं हो। समझ में आ गया? गोइंग कंसर्न जो अपन पढ़ी रहे हैं, सुदृढ़ संस्थान, चालू व्यापार अवधारणा। और ए का मतलब एक्रुवल। ए का मतलब क्या है? एक्रुवल, उपार्जन। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को प्रकट करना अनिवार्य है या नहीं है, इसका आंसर दो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को प्रकट करना, प्रकट बोले तो डिस्क्लोज करना, अनिवार्य है या नहीं है? अनिवार्य है। कॉमर्स वाले बच्चे बताएं। नॉन कॉमर्स वालों से तो चलो इतनी उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ा नहीं है उन्होंने भी। चलो कोई नहीं। ये बच्ची बताएगी, बेटा आज आपने मिठाई क्यों नहीं खिलाई? नहीं, बर्थडे की जरूरत थोड़ी है। तो आपने मिठाई, आपको कोई खुशी नहीं है आज, मिठाई क्यों नहीं खिलाई? पूरी क्लास को मिठाई खिलाते आप? इस दुनिया में इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है कि आज भी आप जिंदा हो? सुबह आपकी आंख खुली, वाह आज भी बच गया और मैं जिंदा हूं। इस दुनिया में इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मिठाई खिलाओ रोज, तो लोग क्या कहेंगे मालूम? रोज मिठाई खा के देखे एक पागल आने वाली है, देखना वो मिठाई खिलाएगी, कोई पूछना उससे कहेंगे बोले मैं जिंदा हूं, लोग पागल कहेंगे आपको। हम ये मान लेते हैं कि हम जिंदा रहेंगे, इनका नाम है मान्यताएं, मान ली गई। और जिन्हें मान लिया जाता है ना, उसे प्रकट नहीं किया जाता। बार बार बताने की क्या जरूरत है? जो मान लिया जाए उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अजम्पशन है, ये तो अजम्पशन है, तो मान ली जा रही है। आप सब जो यहाँ बैठे हुए हो, जो पढ़ रहे हो, ये अजम्पशन के साथ बैठे हो कि आपका सिलेक्शन होगा। ये तो मान्यता है, इसको प्रकट करने की आवश्यकता क्या है? इन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अजम्पशन है। लेकिन अगर ये खतरे में है तो, अगर ये देखिए क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप एक सिंपल सी बात बताएं, आप शादीशुदा हैं, आपसे पूछते हैं आपकी जब शादी हुई थी लड़की देखने गए थे क्या? अच्छा आपका तो स्कोप ही नहीं था 10 साल की हो गई थी ना शादी आपकी तो। नहीं मतलब आप बोल रहे हो बचपन में वो कर दी थी? अच्छा नहीं बोला, देखने गए थे क्या लड़की, बताओ। ठीक है, हम किसी लड़की को देखने गए, रिश्ता हो रहा है मान लो, उससे क्या पूछेंगे आप कि तेरे दोनों किडनी है ना? पूछते हैं क्या आप? पूछते हैं नहीं पूछते? नहीं पूछते। और मान लो एक किडनी नहीं थी, फिर आप उसको ये कहो कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने बताया नहीं, वो कही तूने पूछा ही नहीं। तो पूछ लेता तो मैं बता देती। क्या एक एक चीज पूछेंगे कैसे? ये तो अजम्पशन है, ये तो अजम्पशन है, हम मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज अजम्पशन वाली फिट नहीं हो रही है, अगर इनकी पालना नहीं हो रही है, तो उसे प्रकट करने की क्या है? आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? यदि इनकी पालना नहीं हो, यदि इनकी पालना ना हो, तो इन्हें प्रकट किया जाएगा, तो इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। और पालना हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है ना, अजम्पशन है, हम खुद ही अज्यूम करके चल रहे हैं। डिस्क्लोज बताओगे लोगों को कि साहब हमारा बिजनेस अगली साल नहीं चलेगा, हम बर्बाद होने वाले हैं, हमारा व्यापार अगले साल बिक जाएगा। लिखना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा। और अगर आपका व्यापार आगे भी चलने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है कि हम आगे भी फलेंगे फूलेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, लोग मान के चल रहे हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? अब बताओ
ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ आएगा क्या? ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ आएगा क्या? बताओ। मैंने ये सब अकाउंटिंग अजम्पशन क्यों समझाई? इस पॉइंट को समझाने के लिए तो समझाइए। ये क्या एक तरह की आधारभूत लेखांकन मान्यता है। ऑडिट रिपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा? तो मैं यहां पर आगे क्या लिख देता हूं, इफ एनी मतलब अगर सब कुछ सही है, चालू व्यापार अवधारणा पे कोई खतरा नहीं है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं, तो रिपोर्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बताओ गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में कब आता है? इसे ऑडिट रिपोर्ट में कब दिखाते हैं? इसे ऑडिट रिपोर्ट में तभी प्रकट करते हैं जब इसकी पालना ना हो। जब इसकी पालना ना हो। बोलो समझ में आ गया क्या? अगर गोइंग कंसर्न खतरे में है तो ऑडिटर कमेंट करेगा, पर गोइंग कंसर्न पे हमें दूर दूर तक कोई डाउट ही नहीं है तो ऑडिटर कुछ भी नहीं लिखेगा। इसका मतलब पैराग्राफ आएगा ही नहीं। तो ये पैराग्राफ कब आता है? जब गोइंग कंसर्न पे क्या हो, खतरा हो। सबके समझ में आ गया क्या? पक्का? चलो अब आप बताओ लास्ट से, आप कॉमर्स से हो नॉन कॉमर्स? कॉमर्स से हो। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। आधारभूत लेखांकन मान्यताओं को सदैव प्रकट किया जाता है। बताओ ट्रू की फॉल्स? ये जो मैंने कथन कहा, आधारभूत लेखांकन मान्यताओं को सदैव प्रकट किया जाता है, ये बात मैं जो कह रहा हूं सत्य है या असत्य है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, असत्य है। आधारभूत लेखांकन मान्यताओं को प्रकट नहीं किया जाता, केवल तब किया जाता है जब इन पे कोई डाउट हो। जब इन पे क्या हो, डाउट हो। ये बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन वो भी आप ही बताएंगे। लेखांकन नीतियों को सदैव प्रकट किया जाता है। बताओ ये सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लेखांकन नीतियां तो किस में दिखाई जाती हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। और ये किसका पार्ट है? वित्तीय विवरण का। तो लेखांकन नीतियां सदैव प्रकट की जाएंगी, जो भी आपकी पॉलिसी है। AS1 का नाम बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS1 का नाम ही यही है, लेखांकन नीतियों को क्या करना? प्रकट करना। तो लेखांकन नीतियां सदैव प्रकट होंगी, लेकिन लेखांकन मान्यताएं केवल कब प्रकट होंगी? जब इनकी पालना नहीं हो। ये समझ में आ गया क्या? सबके क्लियर है? चलो, आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ तो बताओ। कोई आपके परिवार में, कोई जान पहचान में कोई आदमी बीमार हुआ हो और बहुत सीरियस हो गया और आप उसको हॉस्पिटल में लेके गए हो, ऐसा हुआ है किसी के साथ? है? आपके साथ हुआ है? हाँ, फिर आपको ध्यान है डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो नहीं कहा ना गए, यही कहा ना कि भाई क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जबकि डॉक्टर को मालूम हो गया, फिर भी ऐसे नहीं बोलते, और हमको बोलने के लिए कहा जा रहा है कि लिखो कि गया। आप मालूम है ये कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर। हमारे साथ इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, इधर गिरे तो कुंवर, इधर गिरे तो खाई। कोई आदमी मरने वाला है और मुझसे ये कहलवाया जा रहा है कि ये मरने वाला, ये बात लिखो। तो डॉक्टर मालूम है क्या करता है, कोई मरने वाला आता है ना तो उसको भी नहीं बोलते तू तो गया, क्योंकि वो 4 महीने में बाद मरता, 2 महीने में मर जाएगा, तो डॉक्टर उसको ऐसा बोलता ही नहीं है। लेकिन हमारा प्रोफेशन अलग है। हमको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आदमी डूबने वाला है तो रिपोर्ट में लिखो। तो मालूम है वो डूबता नहीं डूबता, मैंने जरूर डुबो दिया, क्योंकि मैंने अगर किसी की रिपोर्ट में लिख दिया कि भाई ये आदमी तो डूबेगा, तो मालूम इसका परिणाम क्या होगा? मांगने वाले तो गेट पे आके खड़े हो जाएंगे कि भैया तेरा कल का भरोसा नहीं है, तेरा सीए ही कह रहा है। और जो जिनके वो पैसे मांगता है वो उसका फोन ही नहीं उठाएंगे, बोले थोड़े दिन और बचेगी कंठी इसकी, तो बाद में फोन आने क्या हो जाएंगे, बंदे तो खुद ही मरने वाला है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है,
मतलब गोइंग कंसर्न को रिपोर्ट में लिखना बहुत खतरनाक चीज है। लिखे तो मरे, नहीं लिखे तो मरे। इसलिए हम सारे के सारे सीए मिलकर इंस्टीट्यूट की शरण में गए, हे प्रभु आप इस दुख का निवारण करो। हम क्या करें, गोइंग कंसर्न पे लिखें कि नहीं लिखें? तो इंस्टीट्यूट ने हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग दे दिया अलग से ही, ऐसे 570, जो मैं आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बाद में कराऊंगा, अभी खाली नाम याद कर लो। तो गोइंग कंसर्न के ऊपर अलग से एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, कौन सा है बताओ? 570, जिसमें हमें कुछ हिंट दिए गए, कुछ तरीके बताए गए कि साहब गोइंग कंसर्न खतरे में कब माना जाएगा। समझ में आ रहा है? पांचवा पॉइंट समझ गए सब? पांचवे के बाद में बच्चों नेक्स्ट छठा पॉइंट है आपका रिपोर्ट के फॉर्मेट में, जिसका नाम क्या है कि ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर, मुख्य अंकेक्षण मामले। ये मैं आपको भी एक नया ऐसे कराऊंगा, तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ रहे इसको। ऐसे 701, ठीक है। इसके बाद में सातवां पॉइंट, 6 पॉइंट समझ में आ गए? ऑडिट रिपोर्ट का सातवां पॉइंट, प्रबंधकों का दायित्व। प्रबंधकों का दायित्व, प्रबंधकों का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सर ये क्या बात हुई, किसकी रिपोर्ट है जी? ये ऑडिटर की रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है। और दायित्व किसका लिख रहे हो? होली पे दीपावली के गीत, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? अरे रिपोर्ट आपकी, आप अपना दायित्व लिखो ना, प्रबंधकों का क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो बताओ? मैं बताता हूं क्यों। देखो आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं, पूछे, ये बच्ची बताएगी। कपट और त्रुटियों को खोजने का दायित्व किसका है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कपट और त्रुटियों को खोजने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए अंकेक्षक का, ऑप्शन बी प्रबंधकों का, ऑप्शन सी सदस्यों का, ऑप्शन डी केंद्र सरकार का। अंकेक्षक का, यही आंसर है। कपट करो तुम, फ्रॉड करो तुम, और खोजे हम, दायित्व मेरा। ये बिल्ली तो 100 चूहे खा गई, फिर भी हज पे जा रही है। हाँ सर फीस दे रहे हैं ना आपको, तो पढ़ने का दायित्व मेरा है, पढ़ने का दायित्व मेरा, पढ़ाने का दायित्व है मेरा, पढ़ने का नहीं है। सिलेक्शन आपका होगा कि मेरा होगा? सैलरी आपको मिलेगी कि मेरी मिलेगी? सुंदर बीबी आपको मिलेगी कि मुझे मिलेगी? सारे लड्डू खाने आपको हैं, सारे लड्डू खाने आपको हैं, दायित्व आपके कुछ नहीं। देखो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा आपसे, क्यों पूछा? क्योंकि पब्लिक के साथ ये बड़ी गलत फहमी है कि साहब सीए साहब के आ गए, सारे दायित्व इनके हो गए। अब मैं पूछता जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं, ये एग्जाम के सारे पॉइंट आए हुए हैं। वित्तीय विवरण को तैयार करने का दायित्व किसका है? या ऑडिटर का? तो प्रबंधकों के दायित्व में क्या आ गया? वित्तीय विवरण को तैयार करना, वित्तीय विवरण को तैयार करना। बच्चों जब पूरी ऑडिट कंप्लीट हो जाए तो आरपीएससी की साइट पे जाना, एबीएसटी कॉलेज लेक्चर का पेपर डाउनलोड करना। अब तक के 2 पेपर वहां पे पड़े हुए हैं साइट पे। एबीएसटी में ऑडिट एक अलग सेगमेंट है और उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। और करके देखना आप, अगर आपसे एबीएसटी का कॉलेज लेक्चर का पेपर सोल्व हो गया तो जूनियर अकाउंटेंट तो क्या चीज है, तो कॉलेज लेक्चर तो अलग ही पोस्ट है। ये क्वेश्चन आया था, बोलो एबीएसटी कॉलेज लेक्चर में, कि वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? किसका है बताओ? प्रबंधकों का। चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अब बताना आंसर। वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन ए अंकेक्षक का, ऑप्शन बी अकाउंटेंट का, ऑप्शन सी प्रबंधकों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अब मालूम बच्चे गलती क्या करके, अकाउंटेंट का, अरे अकाउंटेंट कर्मचारी है, उसका काम है, दायित्व किसका है, प्रबंधकों का है। अकाउंटेंट का तो काम है, वो तो कर्मचारी है, दायित्व किसका होता है, प्रबंधकों का, ऑडिटर का नहीं है। दूसरी बात, कपट एवं त्रुटि को खोजने तथा रोकने का दायित्व किसका, बोलो। कपट और त्रुटि को खोजने और रोकने का दायित्व किसका है। एक बात बताओ, मेरे यहाँ इस संस्था में चोरी हो रही है मान लो, तो मेरा ऑडिटर जिम्मेदार हो गया। अरे हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं फिर, ये मेरा दायित्व है कि मेरे यहाँ पे चोरी चकारी नहीं हो। ऑडिटर तो बेचारा उसके ऊपर अपनी राय देगा, उसका दायित्व थोड़ी है। और एक और बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करने का दायित्व किसका, बताओ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करने का दायित्व किसका है। सिस्टम कौन बनाएगा, आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा। आपको कैसे पढ़ना है ये आप तय करोगे ना, आपका क्या सिस्टम होना चाहिए तो आप तय करोगे, समझ लो। अब देखो, जब हम पढ़ते थे तो हमसे दिन में पढ़ाई कम होती थी, क्योंकि दिन में क्या है, कभी यार दोस्त के फोन आ गए, कभी क्या आ गए, घर वालों के फोन आ गए, डिस्टर्बेंस होता रहता है। रात को सारे उल्लू सो जाते हैं तो हम जगते हैं, समझ लो। तो हम पूरी नाइट पढ़ते थे। कई लोगों को नाइट में नींद आती है साहब, नहीं पढ़ सकते। कोई कब पढ़ता है, दिन में पढ़ता है। तो ये तो आपका सिस्टम है ना, मैं थोड़ी तय करूंगा। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ये संस्था को बनाना है, ऑडिटर का दायित्व नहीं है। ये किसका दायित्व है, प्रबंधकों का। लेखांकन नीति को अपनाने का दायित्व किसका है, बताओ। और वो लेखांकन नीति कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त, प्रॉपर, उपयुक्त लेखांकन नीति को अपनाना। लेखांकन नीति को अपनाने का दायित्व किसका है, बोलो, प्रबंधकों का। हाँ हाँ, भाई यही तो समझाना है। तभी तो ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ डाल दिया, नहीं मेरी रिपोर्ट में प्रबंधकों का दायित्व क्यों डालता, क्योंकि पब्लिक क्या सोचती है, सीए साहब ने ऑडिट कर दी सारे कपट। मैं फिल्टर मशीन नहीं हूं भाई। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि ऑडिटर का दायित्व नहीं है, लापरवाही के केस में उत्तरदायी है हम। आप ये बताओ, अंकेक्षण किस उद्देश्य के साथ की जाती है, आपको क्लियर हो जाएगा। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ राय देना। मेरा उद्देश्य क्या है, राय देना, विचार व्यक्त करना। कपट और त्रुटि खोजना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आपके यहाँ फ्रॉड ढूंढने आया हूँ, मैं आपके यहाँ कपट ढूंढने आया हूँ क्या, ये मेरा लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है कि अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, कोशिश भी करूंगा। लेकिन अगर नहीं मिल पाए, नहीं पकड़ में आए, तो मेरा कोई दायित्व नहीं है। मैं सिर्फ तभी उत्तरदायी होता हूं जब लापरवाही करता हूं। मैं इस उद्देश्य के लिए नहीं आया हूं आपके यहाँ पे कपट त्रुटियां खोजना। तो यही तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कपट और त्रुटि को खोजने के लिए उत्तरदायी कौन है। 90% बच्चे आंसर क्या लिख के आते हैं, अंकेक्षक। अरे अंकेक्षक क्यों है भाई। और यहाँ ये सिकंदर बिल्कुल सही सोच रहा है सर, इसीलिए हमने ऑडिट रिपोर्ट में किसका दायित्व डाल रहा है, प्रबंधकों का, ताकि प्रबंधकों को ये ध्यान में रहे कि भैया ये दायित्व मेरे हैं, ऑडिटर के नहीं है। सामने वाले को आईना दिखाना जरूरी है ना, इसलिए तो रिपोर्ट में पैराग्राफ डाला हमने। समझ गए क्या। अच्छा चलो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा अभी भी। कानून की पालना करने का दायित्व किसका है, ऑडिटर का या प्रबंधकों का, बता दो आप, खाली इसका बता दो। अच्छा, आपको बाइक चलानी आती है, रेड लाइट को, ग्रीन लाइट को कंसीडर करने का दायित्व आपका है कि ट्रैफिक पुलिस वालों का है। तो बस यही फर्क है ऑडिटर में और प्रबंधकों में, कि ऑडिटर ट्रैफिक पुलिस वाला है। बिल्कुल, वो पकड़ेंगे, पर कई बार चाय पीने साइड में बैठ गए, नहीं पकड़ पाए, दो चार निकल गए, तो उसकी नौकरी गई। यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि पकड़ूंगा मैं। मैंने कब मना किया कि मैं नहीं पकड़ूंगा, मैंने कब मना किया
कि मैं नहीं खोजूंगा? दायित्व है लेकिन सेकेंडरी है। प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपको फिर भी कंफ्यूज हो, ये लो, ऐसे कर लेना। प्राथमिक दायित्व किसका होता है? प्रबंधकों का होता है। हमारा दायित्व कैसा है? सेकेंडरी है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपका है। समझ में आ रहा है? बताओ, आ रहा नहीं आ रहा? तुम लोग एक बार पढ़ाई पे समर्पित हो जाओ। प्राथमिक दायित्व आपका है, सेकेंडरी दायित्व मेरा है, फिर सिलेक्शन नहीं होता, बात करेंगे। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, मेरे पास जादू मंत्र थोड़ी है कोई। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। दायित्व प्राथमिक आपका है, मैं ये नहीं कह रहा लेकिन कि मेरा दायित्व नहीं है, मेरा भी दायित्व है। पर मेरा दायित्व कब आता है? जब आपकी तरफ से दायित्व पूरे हों। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? नियम और कायदे कानून की पालना करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रबंधकों की। उसको मैं एक नाम दे रहा हूं, FRF, लागू FRF। FRF को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की पालना, कि जो भी आपके ऊपर लागू FRF है। FRF का मतलब होता है नियम कायदे कानून, कि जो बैलेंस शीट पैनल बनाने के नियम कायदे कानून है, जो फ्रेमवर्क है, उसकी पालना करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रबंधकों की है। और ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि भैया इन काम के लिए प्रबंधक उत्तरदायी है, ना कि अंकेक्षक। बोलो, 7वां पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट आएगा बच्चों, अंकेक्षक का दायित्व। देखो क्या होता है, हम हमारी रिपोर्ट में प्रबंधकों का दायित्व लिख रहे हैं, तो प्रबंधक कहेंगे प्रभु हमें हमारे सारे दायित्व समझ में आ गए, अब आप ये बताओ आपका क्या दायित्व है। तो बताओ मेरा दायित्व क्या है? अंकेक्षक का दायित्व क्या है? राय व्यक्त करना। मेरा दायित्व क्या है? राय व्यक्त करना। समझ में आ रहा है? ऑडिटर का दायित्व क्या है? ओपिनियन देना। एक बात समझ में आ गई? दूसरा मेरा दायित्व क्या है? ऐसे के अनुसार अंकेक्षण करना। मैं ऑडिट किसके अनुसार करूंगा? ऐसे के अनुसार। ऐसे के अनुसार अंकेक्षण करना, ये भी मेरा दायित्व है। किसा मेरा दायित्व बनता है कि मैं जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उनकी कंप्लाइंस करूं, उसके अनुसार ऑडिट करूं। बोलो, दोनों बातें समझ में आ रही है? तीसरी बात समझना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। अंकेक्षक का ये दायित्व है कि वो राय देने से पहले क्या जुटाएगा? उचित आश्वासन। उचित आश्वासन जुटाएगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस, उचित आश्वासन प्राप्त करना। उचित आश्वासन प्राप्त करना, किस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना? कि वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त है। तो देखो, इसलिए हमको कपट त्रुटि भी देखनी पड़ती है, पर हमें गारंटी नहीं देनी। हमें क्या लेना? रीजनेबल अश्योरेंस, कि वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त है। हमको ये उचित आश्वासन प्राप्त करना होता है। अब आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या आता है, अंकेक्षक को किस प्रकार का आश्वासन प्राप्त करना है। तो बच्चों, ये जो आश्वासन होते हैं, ये जो अश्योरेंस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ठीक है, यानी कि संपूर्ण आश्वासन, पूर्ण आश्वासन। और एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस यानी कि उचित आश्वासन। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है, ये बच्ची बताएगी। बेटा, क्या आपका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो जाएगा? 100%? बताओ, 100% या नहीं? नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे ये बताओ, गारंटी है या नहीं है?
अगर आप ये कहो सर 100% है, भाई एक तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा? पूरे राजस्थान में एक बंदे का तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सर 4,900 का होगा। एक का क्या बात करते हो? मैं कहता हूँ अगर एक पोस्ट आती तो मैं तो एग्जाम तब भी देता। तो जब मैंने सीए करी थी तब हमारे सीए फाइनल में रिजल्ट 5% का होता था। ओनली 5% स्टूडेंट पास होते थे, और 5 भी किस में? सीए फाइनल में। तो सब बच्चे, 1,000 बच्चे अगर सीपीटी में आते थे तो सीपीटी का रिजल्ट रहता था 30%। तो इनमें से कितने पास होते थे? 300। ये इंटर में आते, ये इंटर देते, इंटर का उस टाइम रिजल्ट रहता था हमारा 10 से 15% के बीच में। तो कितना मान लेते हैं? 45 बच्चे मैक्सिमम साइड में लेके चल रहा हूँ, और इसका रहता था 5%। यानी कि 45 में से 5% निकालो, 2-2.5 बच्चे, 3 बच्चे मान लेते हैं, आई कोई छोटी साइज का ही पास हो गया। समझ गए? तो 1,000 में से 3 बच्चे सीए बनते थे, 2 या 3 बच्चे सीए बनते थे। तब भी हमने करी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस था कि एक तो पास होगा ही ना, तो वो तो मैं ही होऊंगा, बाकी सोचें अपनी। क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है आगे लोगों को जॉब दिलाने की। अब आप गली गली में सीए बना दो तो बेरोजगारी हो जाएगी। भाई रिक्वायर, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, डिमांड सप्लाई का कोर्स है। अब डिमांड, डॉक्टर की डिमांड इस टाइम ज्यादा है क्योंकि लोग बहुत बीमार होते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर खूब निकाल रहे हैं ये दनादन। तो डॉक्टरी में पैसों का खेल है। आप पढ़ना, पढ़ो नहीं पढ़ो, आप में टैलेंट हो नहीं हो, पैसा है, डॉक्टर बन जाओगे। गवर्नमेंट में नहीं, डॉक्टर डॉक्टर होता है, कैसे बन जाओ? ऐसे होता है अंतर तो, खैर आइसक्रीम है उसमें तो अंतर आएगा ही, खैर लेकिन बन जाते हैं ना। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ना आरक्षण है, ना गारंटी है, ना कुछ और। तो बच्चा बताओ आप बन जाओगे नहीं बन जाओगे? 100% की 99%? 100% तो हो गया एब्सलूट। 100% का मतलब क्या हो गया? एब्सलूट। दैट इज गारंटी। दैट इज क्या होगी? गारंटी। और ऑडिटर को कभी भी गारंटी नहीं देनी। ऑडिटर को गारंटी देनी ही नहीं है। ऑडिटर को केवल क्या जुटाना है? उचित। और उचित का मतलब ये नहीं है, उचित का मतलब ये नहीं है कि साहब 50-50 को उचित नहीं बोलते। आप क्या कहते हो? हाई। अपन कहते हैं ना शर्त लगा ले, तो आप क्या कहते हो? 99% श्योर हूं, इसका मतलब उचित। 99% मतलब उचित। तो इसको क्या कहते हैं? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट मतलब उच्च किंतु संपूर्ण नहीं। उच्च किंतु संपूर्ण नहीं, इसको कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। और ये रीजनेबल अश्योरेंस जुटाने की ऑडिटर की जिम्मेदारी है, गारंटी के लिए हम नहीं बोल रहे। इसीलिए ऑडिटर राय देता है, रिपोर्ट देता है, नहीं तो सर्टिफिकेट देता और प्रमाण पत्र जारी करके तथ्यों को प्रमाणित करता। बोलो समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ू? तो ये थे अंकेक्षक के दायित्व। देखो अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि 2 या 3 पॉइंट है दायित्व के, लेकिन सही मायने में पूरी बुक बढ़ जाती है। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, ये दायित्व जो है ना हम रिपोर्ट में नहीं दिखाते। रिपोर्ट में रेफरेंस दे देते हैं कि प्लीज रेफर लोकेशन। क्या देते हैं अपन? लोकेशन। कि भाई इस रिपोर्ट के साथ में एक अनेक्जर लगा रखे है, उसमें मेरे दायित्व पढ़ लेना। और आजकल तो मामला ऐसा हो गया, ऑडिटर कहते हैं प्लीज विजिट माय वेबसाइट। जैसे मेरी वेबसाइट है CA.jugalkishore.com, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर लेना कि ये मेरे दायित्व हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, तो लोकेशन बताना पड़ता है। बोलो समझ में आ रहा है? और पॉइंट नंबर 10, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अन्य प्रतिवेदन आवश्यकताएं। अच्छा एक चीज पूछता हूं, आप लोग जो पढ़ रहे हो उनसे पूछ लेते हैं शुरू से, ये बच्चा बताएगा। कंपनी एक्ट के तहत ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताया था, अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले तत्व बताए थे। कौन सी धारा में बताए थे? 143 की उपधारा 3 में।
कि ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले तत्व थे ना, वो तो भूल ही गए आप। शुरू से आप चल रहे हो, सबसे पहले टाइटल, फिर एड्रेसी, वो कहाँ गए भाई? कंपनी एक्ट वाले पॉइंट कहाँ गए? तो जो भी इधर उधर कानून में लिखे हुए हैं, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, वो सारे कहां पर आएंगे? पॉइंट नंबर 10 में। यानी कि किसी कानून के तहत आवश्यक। ये बात समझ में आ गई क्या सबके? किसी कानून के तहत आवश्यक, मतलब जैसे कंपनी एक्ट में लिख दिया भाई ये पॉइंट आने चाहिए। ये बच्चा बताएगा ऑडिट इंक्वायरी, ध्यान है धारा 143 की उपधारा 1 अंकेक्षण पूछताछ। कितने पॉइंटों पे पूछताछ होगी? 6 पे। संतुष्ट हो तो साइलेंट रहना है, असंतुष्ट हो तो लिखना है। कहां लिखूं? टाइटल में लिखूं, एड्रेसी में लिखूं, ओपिनियन में लिखूं? नहीं, कहां लिखना है? 10 में। यानी इधर उधर जो भी एक्ट में लिखा हुआ है वो सारे किस में आएंगे? पॉइंट नंबर 10 में आएंगे। समझ में आ गया क्या? पॉइंट लोकेशन मतलब दायित्व का, या आपके जो दायित्व है उनको हम कहां देख सकते हैं रिपोर्ट में? जो भी अंकेक्षक के दायित्व होते हैं वो हम कहां देख सकते हैं? आप या तो रिपोर्ट में लिख दो, तो फिर दायित्व ये लोकेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। पर रिपोर्ट में लिखने से क्या उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट इतनी बड़ी हो जाएगी। और रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? समराइज। तो उसके पीछे क्या लगा दो? अनेक्जर लगा दो। और बच्चों पॉइंट नंबर 11, 12, 13 ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो नाम पते एड्रेस है। देखो पॉइंट नंबर 11 क्या है? हस्ताक्षर, स्थान और तिथि। इनमें क्या समझाना है? ऑडिटर साइन करेगा, प्लेस और डेट, जैसे आप फॉर्म पे लिखते हो। तो याद आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। ठीक है, नोट्स में तो खाली पॉइंट पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। इसके बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, अंकेक्षक की राय का संशोधन। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मॉडिफिकेशन इन ऑडिटर्स ओपिनियन, तो इसमें मैंने बताया कि साहब ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड होगी तो दो बातें होती हैं, या तो राय को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे। प्रभावित करेंगे ऐसे 705, नहीं करेंगे तो 706। यहां तक क्लियर है? फॉर्मेट वही रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसे 700 वाला ही रहेगा, बस शब्द बदल जाएंगे। राय के शब्द, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो क्या लिखोगे? ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट डेक डेक डेक्स को छोड़कर। विपरीत है तो क्या लिखोगे? सत्यमुचित नहीं। और राय की मनाई या अस्वीकरण या खंडन है तो कब लिखोगे? क्या लिखोगे? मैं राय व्यक्त करने में क्या हूं? असमर्थ। पढ़ा चुका हूं पहले ही। फिर है कि साहब मॉडिफाइड ओपिनियन कब दी जाती है? संशोधित राय कब दी जाती है? बताओ कब दी जाती है? दो ही आधार है, जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन हो, और जब आप पर्याप्त और उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में। और एक टेबल बनवाई थी, याद है? ये टेबल आपके सामने ये रही, आधार और ये टेबल। और इसमें व्यापक का अर्थ बताया था मैंने आपको, ये व्यापक का अर्थ लिया। और धारा 143 की उपधारा 4 कराई थी कंपनी एक्ट में। अंकेक्षक का दायित्व कि अगर अंकेक्षक मर्यादित राय देता है तो मर्यादा के कारण भी बताने पड़ेंगे। यहां तक की चीजें हम पढ़ चुके हैं। कल पढ़ेंगे अपन ऐसे 706 ईओम और ओम, फिर आएगा ऐसे 701 की ऑडिट मैटर, और फिर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस, और एक लास्ट टॉपिक कारो 2020, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। और इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर और है नेक्स्ट, उसमें आपका ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा।